तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 8 भूगोल भारत संसाधन एवं विकासीय भूगोल की किताब का नाम है यूपी बोर्ड का पाठ 2। तो इस पाठ का नाम है भारत कृषि एवं सिंचाई। इसका ही हम लोग प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका क नंबर प्रश्न है, निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि में क्या अंतर है। तो निर्वाह कृषि वो कहलाता है जो केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो खेती की जाती है उसे ही निर्वाह कृषि कहते हैं। यानी जैसे चावल, गेहूँ, दाल, मटर, ये सब हम लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसे बोते हैं, तो इसे ही निर्वाह कृषि कहा जाता है। और व्यापारिक कृषि जो है वो मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल बेचना ही होता है। यानी जो व्यापारिक कृषि है उसका ये उद्देश्य होता है कि जो भी हम फसल उगाते हैं खेत में, यानी टमाटर हो गया, सब्जी कोई भी, बैगन, आलू, ये सब सारे अपने खेतों में बस एक ही चीज़ बोएंगे जिसे हमें बेचना होगा, तो उसे ही व्यापारिक कृषि कहा जाता है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। जो कृषि केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है। और जिस कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल बेचना हो उसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है। इसे फसल विशिष्टीकरण भी कहते हैं। अगला है ख नंबर, चावल के उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए। तो चावल के उत्पादन के लिए मानसूनी जलवायु होनी चाहिए। अगला है ग नंबर, भारत के मुख्य कपास उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो कपास जिससे रुई बनती है यानी निकलती है, जिससे कॉटन के वस्त्र बनते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत में कपास का उत्पादन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा आदि राज्यों में होता है। जो कपास का उत्पादन है वो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा आदि राज्यों में इसका उत्पादन होता है, यानी कपास। और कपास की अच्छी खेती काली मिट्टी में होती है, जो काली मिट्टी इन राज्यों में पाई जाती है। अगला है घ नंबर, भारत में चकबंदी से क्या लाभ हुए हैं। भारत में चकबंदी से क्या लाभ हुए हैं, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। पहले हम लोग समझ लेते हैं चकबंदी का मतलब क्या होता है। चकबंदी यानी जो किसानों की बिखरी खेती होती है उसे एक स्थान पर लाना, यानी एक स्थान पर करना। जो पहले की जो खेतें थे किसानों की वो अलग अलग जगह पर होते थे, तो उनसे किसान अच्छे से खेत में बुआई या जुताई या सिंचाई अच्छे से नहीं कर पाते थे, यानी उसमें कोई भी फसल अच्छे से नहीं बो पाते थे। कहीं करते थे, कहीं पर खेती नहीं हो पाता था और समय भी ज़्यादा लगता था, और अलग अलग जगहों पर होने की वजह से समय ज़्यादा लगता था। इसलिए चकबंदी के से लाभ बताना है, तो चकबंदी से निम्न लाभ हुए हैं। तो पहला लाभ है किसानों की बिखरे जमीन एक स्थान पर हुई है। दूसरा है किसानों के समय की बचत होती है। किसान आसानी से बुआई, जुताई तथा सिंचाई कर लेते हैं। इसमें पैदावार में वृद्धि हुई है। अगला देखेंगे अंग नंबर, हरित क्रांति क्या है, इसके प्रभावों को लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1966 से 1967 में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना था। इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। तो हरित क्रांति का क्या उद्देश्य था, तो उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना था। इसे ही हम लोग हरित क्रांति कहते हैं। भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अगला देखेंगे, यानी आगे है हरित क्रांति का प्रभाव। तो इसका पहला प्रभाव है हरित क्रांति के प्रभाव स्वरूप अधिक उपज के लिए सुधरे हुए उन्नत बीजों का प्रयोग होने लगा। दूसरा है रासायनिक खादों जैसे अमोनिया सल्फेट
यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटेशियम सल्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट का विकास व उपयोग किया गया। तीसरा है जैविक खाद का उत्पादन बढ़ाना, जैसे कंपोस्ट की खाद, हरी खाद यानी जिसमें सनई ढैंचा को सड़ाया जाता है, नीम की खली की खाद इत्यादि। अगला देखेंगे 4 नंबर में है रासायनिक कीटनाशक दवाओं को प्रयोग करना, यानी रासायनिक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना। 5वां है कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि का प्रयोग करना। 6ठा है फसलों की सिंचाई के लिए नलकूप, नहरों तथा तालाब आदि बनाने का कार्य किया गया। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका क नंबर है कृषि कार्य में कृषि के साथ साथ रिक्त स्थान को शामिल किया जाता है, तो पशुपालन को शामिल किया जाता है। तो कृषि कार्य में कृषि के साथ साथ रिक्त स्थान पर लिख देंगे पशुपालन को शामिल किया जाता है। अगला देखेंगे ख नंबर, गन्ना भारत की रिक्त स्थान फसल है, तो गन्ना भारत की नकदी फसल है, तो रिक्त स्थान के जगह भर देंगे नकदी। ग नंबर है चावल के लिए रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान की आवश्यकता होती है, तो चावल के लिए अधिक गर्मी तथा अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो रिक्त स्थान के जगह पर भर देंगे अधिक गर्मी अधिक पानी। घ नंबर है खरीफ की फसलें रिक्त स्थान में बोई और रिक्त स्थान में काटी जाती है, तो खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है और शीत ऋतु के प्रारंभ में काटी जाती है। अगला नंबर है भारत में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन रिक्त स्थान सिंचाई है, तो कुआं एवं नलकूप। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में है निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो आइए इसे उत्तर देखते हैं। रवि, तो रवि की फसलें गेहूँ होती है, तो इसका गेहूँ से मिला देंगे। खरीफ की फसलें चावल होती है, तो इसका चावल हो जाएगा। और जायद फसलें तरबूज होता है, खरबूज होता है, तो इसको खरबूज से मिला देंगे या हम लोग इसके सामने भी लिख सकते हैं रवि की फसलें गेहूँ, खरीफ की फसलें चावल, जायद खरबूज। प्रश्न नंबर 4 है सही और गलत का निशान लगाओ। तो इसका क नंबर है सोनारा व सरबती धान की उन्नत किस्में हैं, तो ये गलत है क्योंकि सोनारा व सरबती धान की उन्नत किस्में नहीं हैं। ख नंबर है खाद्य संरक्षण के लिए शीत घरों का निर्माण किया गया है, तो ये सही है, तो इसका स्थान पे सही का चिन्ह लगा देंगे। ग नंबर है चकबंदी में किसानों के खेत अलग अलग बिखेर दिए जाते हैं, तो ये गलत है। जो बिखरी हुई खेतें होती हैं उन्हें एक स्थान पर कर दिए जाते हैं। घ नंबर है उत्तर भारत में नहरें सिंचाई का प्रमुख साधन है, तो ये सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।